हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम रोजी रोटी हर सोमवार को पेश करते हैं और अभी अभी क्रिसमस गुजरा है देखा जाए तो, और यानी कि शनिवार को, तो आज हो गया सोमवार। तो दोस्तों, पहली बात तो आप सबको आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से। और ऑफ कोर्स नयन भाई तो अर्थशास्त्री हैं हमारे, जो मेहमान हैं, जो हर हफ्ते आते हैं, हर सोमवार को आते हैं। तो पहले इससे मैं कुछ और कहूँ, पहले मैं नयन भाई का स्वागत कर लेता हूँ। नयन भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैरी क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं आपको, हमारे रोजी रोटी देखने वाले को, सबको। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारी जो अगली मुलाकात होगी अब अगले साल ही होगी देखा जाए तो। नए साल में ये बिल्कुल। हमारा साल का अंतिम शो है देखा जाए अंतिम, तो। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम शो होने के नाते ज़रूर आपसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ जानने को मिलेगी हमारे दर्शकों को रोज़ी-रोटी के अंदर, जो अनमोल होगी। तो कुछ मुख्य खबरें जो इसमें हैं, वो ये है कि भारत में बैंकों ने अपने जो एनपीएस थे, जो राइट ऑफ किए हैं, वो एक रिकॉर्ड राइट ऑफ हो गए हैं साहब। सुनने में आया है कि पिछले 7 सालों में 10.7 लाख करोड़ के जो एनपीएस हैं, सो कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जो लोग लोन ले तो लेते हैं, वापस नहीं देते हैं। और उसका एक प्रोसीजर होता है कि कितने क्वार्टर तक अगर वो सपोज करो कि लोन वापस ना करे, तो उसको बैंक जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि लायबिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास डेटा आए हैं, ये बता रहे हैं कि 2021 के अंदर, 2021 के अंदर फाइनेंशियल ईयर में ये 2.02 लाख करोड़ को राइट ऑफ किया गया। 1920 में 2.34 लाख करोड़ को, 1819 के अंदर 2.36 लाख करोड़ को, 1718 में 1.61 लाख करोड़ को, 1617 1.08 लाख करोड़ को। और इस साल जो कि एसबीआई का सबसे बड़ा राइट ऑफ है इसके अंदर, 89,000 करोड़ के आसपास जो है, काफी बड़ा है। साथ में एक छोटा टेल पीस भी लेंगे जिसके अंदर की आज नेटवर्थ आई हुई है बहुत सारे अमीर लोगों की, जिसमें बताया गया कि अमीर लोगों की संख्या ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गई है। यानी कि जो मल्टी मल्टी डॉलर बिलियनियर थे, वो और बड़े बिलियनियर हो गए, उनकी नेटवर्थ बहुत बढ़ गई है। और हम जैसे जो गरीब आदमी हैं, जो रोजी रोटी का प्रोग्राम कर रहे हैं, वो बेचारे वही के वही बैठे हैं। देखते हैं, शायद अगले साल हमारी पॉकेट में भी 2 पैसा फालतू आ जाए। इनकी दौलत तो 70 करोड़ 90 करोड़ पर घंटा और पर दिन पता नहीं कुछ ऐसे ही बढ़ती रहती है। मैं सोचता हूँ कुछ 70 पैसे 7 रुपए हमारी भी बढ़ जाए, ताकि आने वाला साल मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो। तो दोस्तों, नयन भाई तो आप जानते हैं कि इकोनॉमिस्ट हैं, हिंदुस्तान के जाने माने एडवाइजर हैं, मैनेजमेंट और स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट हैं। नयन भाई, कुछ हमारा भी भला हो जाए। ये बैंकों ने इतने सारे जो कर्जे माफ कर दिए, ये जाएंगे तो हम टैक्स पेयर की पॉकेट से ही देखा जाए तो बोझ तो हमारे सिर पे आएगा कहीं ना कहीं। जरा इसके ऊपर अपना थोड़ा खुलासा कीजिएगा, बताइएगा ये सारा चक्कर क्या है। अमीरों के लोन माफ हो जाते हैं, राइट ऑफ भी हो जाते हैं, और हमारा हाल ये है कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। बताइए सर नयन भाई, ये क्या चल रहा है। अ, दिनेश भाई, सही आपने फरमाया कि 2 लाख करोड़ के कहीं राइट ऑफ हुए हैं। और जैसे आपने कहा, उसका पहला स्टेज है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो क्या एक बार यदि बैंक में किसी ने कर्जा लिया है और उसको यदि 2 क्वार्टर तक वो या तो इंटरेस्ट या रीपेमेंट करके जो उसका ईएमआई है वो नहीं भर पाता है, तो बैंकों को अपने बैलेंस शीट में उसको एनपीए घोषित करना ज़रूरी हो गया है। और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीए की एक बहुत ही क्लियर पॉलिसी की थी। उसके पहले क्या हो रहा था कि आपने एक कंपनी में अपना बोरो किया पैसा, और यदि उसमें नहीं पे कर पाए तो आप दूसरी कंपनी में एक दूसरी कंपनी फ्लोट कर लीजिए। जैसे आपको डीएन कंपनी है, दिनेश नायन एंड कंपनी, उसमें यदि आप नहीं दे पाए तो आप एक एनडी कंपनी बना लीजिए, जी। नयन दिनेश कंपनी, और उसमें आप फिर बोरो कर लीजिए। तो अब उसके बाद एटलीस्ट जो एक एनपीए के जो प्रावधान आए, उसके जी। कारण ये हो गया कि यदि आप कहीं एनपीए बन गए तो उसके बाद आपके सिस्टर कंसर्न्स, आप प्रमोटर के तौर पे एक थोड़े से क्वालिफाई हो जाते हैं और आपको बैंक से लोन मिलने में दिक्कत होती है। जी। तो ये एक प्रावधान था। पर उसके बाद मैं समझ रहा हूँ एनपीए के बाद एक स्टेज है जो राइट ऑफ करने का, कि भाई एनपीए तो कर दिया आपने, जी। उसके बाद भी जब बैंक समझती है कि अब रीजनेबल एफर्ट से ये पैसा
नहीं आएगा तो उसको राइट ऑफ करती है। अब राइट ऑफ करने में क्या हो रहा है, टेक्निकली आप समझे तो जब बैंक राइट ऑफ करती है तो बैंक की मेन बैलेंस शीट से वो निकल जाता है। उनको पहले तो बोलते थे कि हमको नयन पारिक से 10 करोड़ लेने हैं, अब बैंक से निकल जाएंगे कि भाई ये 10 करोड़ नहीं लेने हैं। उसकी जो ब्रांच के रिकॉर्ड्स है उसमें रखते थे ताकि वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट एफर्ट करते रहें कि भाई ये पैसे कैसे हम लोग कर लें। और ये 10 करोड़ जो राइट ऑफ होता है बैलेंस शीट में, तो जब भी बैंक को जो भी इनकम टैक्स भरना होता है उसमें से ये 10 करोड़ रुपया डिडक्टिबल हो जाता है, तो वो 10 करोड़ के हद तक का उनकी इनकम कम होने के कारण टैक्स भी कम होता है। जी जी मैं समझ जी रहा हूं कि इसके कारण ये जो इनकम टैक्स बेनिफिट है उसके कारण बैंकों में भी एक थोड़ा सा मन में रहता है कि इस साल प्रॉफिट है तो आप कर लो और जी आपको एटलीस्ट इनकम टैक्स कब देना पड़ेगा। पर फाइनली जैसे आपने कहा कि ये पैसे किसकी पॉकेट से आते हैं, देखिए बैंक के जो पैसे हैं और इसमें जो राइट ऑफ हुए हैं उसमें 75% जो है जी वो नेशनलाइज बैंक से है, गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक बैंक। से है। तो यदि 75% है तो मैं समझ रहा हूं एक हमको वो भी देखने की जरूरत है कि सरकारी बैंकों में हम लोगों का राइट ऑफ क्यों ज्यादा होता है जी और प्राइवेट बैंक जो ध्यान रखती है उनका कैसे कम से कम राइट ऑफ होता है। तो एक तो हम लोग अपने प्रोविजंस को देखें कि ये बैंकों को जो सरकारी बैंक है उसको क्यों राइट ऑफ इतना करना पड़ता है। जी 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 दूसरा ये कि जो छोटे छोटे बैंक्स है, मैं एक सेवा बैंक यहाँ जो था माइक्रो फाइनेंस का बैंक है, छोटे छोटे 1-1 लाख रुपए का लोन देता है, उसमें एडवाइजर था और हमने तब देखा था कि जो छोटे लोन देते हैं 1 लाख से कम उसमें सिक्योरिटी न होने के बावजूद, कोई भी सिक्योरिटी ना होने के बावजूद 99% प्लस रिकवरी है। कि ज्यादातर जो लोग अपने थैले के लिए पैसे ले जाते हैं, अपने घर रिपेयर करने के लिए पैसे ले जाते हैं, वो लोग पैसे वापस दे देते हैं। ये और तो अभी वैसा ही अब हो, ये तो नयन भाई ऐसा ही हो गया जैसे बांग्लादेश में वो ग्रामीण बैंक वाले जहाँ छोटे छोटे माइक्रो लोन देते हैं और वापस भी हाँ, आके देते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये है कि शायद जो गरीब लोग हैं उनकी मंशा ऑनेस्ट है, वो पैसे वापस देना चाहते हैं और उनमें इतना प्रपंच नहीं है, उनमें इतना वो एक करप्शन ऑफ माइंड नहीं है कि वो उस तरीके से सोचे कि वो खुद को धनवान कर दे और बैंक को ना दे। और बिल्कुल जबकि बिल्कुल ये मैं समझ रहा हूं कि जो राइट ऑफ हुए हैं, यदि मैं 5-6 मेन राइट ऑफ देख रहा था तो उसमें एबीजी शिपयार्ड में 95% हेयरकट था। मतलब 22,000 करोड़ के सामने सिर्फ 1200 करोड़ रुपए रिकवर हुए, बाकी के सब राइट ऑफ हुए। 95% हेयरकट इसको बोलते हैं जो आप राइट ऑफ करते हैं। उसके बाद वीडियोकॉन में 94%, 100 रुपये लेने थे 6 रुपए मिले, 94 राइट ऑफ करने पड़े। ऐसे ही आलोक इंडस्ट्रीज, लैंको इंडस्ट्रीज, मोनेट, भूषण पावर, एसआर, ये सब में देखिए तो आप कहीं 25-30 से लेके 95% तक के राइट ऑफ हुए हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि यदि प्रमोटर रिच बनता है और यदि बैंक के पैसे नहीं देता है, वो हम किसी को गवारा नहीं हो सकता। उसके लिए कोई ना कोई तरीके से हमको रास्ते निकालने पड़ेंगे। और इसके बाद क्या होता है कि ये करने के बाद जो भी आप राइट ऑफ करते हैं वो जो असेट्स है उसको फिर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया जाता है कि भाई आप अब देख लो, इसमें हम लोग तो नहीं कर पाए कुछ, आप कुछ कर पाए तो देख लो। तो मतलब 4 वो बैड, एसेट। आप बैड बैंक की बात कर रहे हैं आप वो। बस 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 बस, अभी बैड बैंक तो अपने फॉर्मल तरीके से आएगी, पर अभी जो चल रहा है वो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से उनको दिया जाता है। 4 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पे लास्ट ईयर ये आरोप थे कि उन्होंने जो एनपीए लिए थे उससे 20% से भी कम पैसे दिए, 80% पैसे उन्होंने नहीं दिए बैंक्स को। तो इसके सामने भी एक 4 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में चल रहा है। तो मैं समझ रहा हूं कि ऑल इन ऑल हम लोग एक ऐसा कैसे वातावरण करें ताकि बैंक जो बड़े लोगों को स्कॉट फ्री कर देता है, कभी कभी बड़े लोगों की लोन्स राइट ऑफ कर देता है, उसमें हम लोग कैसे अपना फोकस करें कि भाई जी उसके जो रिकॉर्ड है वो उनको दिखाने पड़े। और जहां कोई भी असेट हो वहां यदि वो लोग राइट ऑफ करते हैं तो उस पर बहुत ही ज्यादा निगरानी से हम लोग काम करें। तीसरा, हम लोग छोटे छोटे ये टोटल 2 लाख करोड़ हम लोगों ने कर दिए, उसमें मैं समझ रहा हूँ 1 करोड़ से कम कितने राइट ऑफ हुए वो देख ले हम लोग। तो क्या बड़े बड़े राइट ऑफ यदि ज्यादा होते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि कई स्मॉल इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्रीज है, यदि उसको कहीं हम लोग हेल्प करते हैं ये सिचुएशन में तो फिर भी समझ में आता है।
पर बड़े बड़े राइट ऑफ, और उसमें भी 94%, 90% तक राइट ऑफ करना, मतलब 100 रुपए में से आप सिर्फ 5 रुपए रिकवर कर पा रहे हैं, इस तरीके को हम कैसे बदले। और यदि इनकम टैक्स का बेनिफिट है, मैं समझ रहा हूं उसको भी स्ट्रक्चरली हम लोग कैसे करें कि भाई इनकम टैक्स का बेनिफिट यदि आप इससे करते हो तो आपको पूरा नहीं राइट ऑफ का मिलेगा, आपको राइट ऑफ का 10-20% मिलेगा। तो जो इनकम टैक्स का एक उनको थोड़ा सा फायदा है वो भी कम हो, फिर जो जो राइट ऑफ बड़े हो रहे हैं उसमें सब में निगरानी हो कि भाई उस हर एक केस को इंडिविजुअली देखा जाएगा, एंड द ओनस वुड बी ऑन द बैंकर्स टू प्रूव दैट दे आर इनोसेंट। जैसे रेप विक्टिम में क्या करते हैं, यदि कोई महिला आप पर रेप का आरोप लगाती है तो जो आरोप लगा है उसको प्रूव करना पड़ेगा दैट इज इनोसेंट, जो अक्यूजर है उसको नहीं प्रूव करना है कि आप आरोपी है। सेम वे मैं समझ रहा हूं कि इसमें भी यदि जब बड़े राइट ऑफ होते हैं, स्पेशली 50% से ऊपर के हेयरकट है, तो ओनस दैट एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंट कुड बी ऑन द बैंकर्स। तो ये स्ट्रक्चरली मेरे हिसाब से हम लोग थोड़ा सा इसको और फोकस में ले आए। हमारे सबके पैसे हैं, देश के पैसे हैं, जो जो आदमी ने कोई भी टैक्स भरा है उसके पैसे हैं, शेयर होल्डर के पैसे हैं, आपने यदि कोई बैंक में इन्वेस्ट किया है तो आपके भी पैसे हैं। ये सब पैसे कैसे हम लोग आसानी से राइट ऑफ ना करें। मेरा और आपका 1 रुपया भी जाता है तो हम लोग कितना बिखलते हैं कि मैंने इसको हमको रिकवर करना है, जिसमें असेट कहीं ना कोई बाकी बची है उसमें राइट ऑफ ना अलाउ करें। ऐसे स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है उसको हम कैसे आगे बढ़ा के राइट ऑफ कम से कम हो और सबसे ज्यादा मुश्किल हो राइट ऑफ करना, ऐसा एक वातावरण का निर्माण करें तो मेरे ख्याल से राइट डायरेक्शन में हमारा स्टेप माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बैंक के जितने भी नुकसान हो रहे हैं एनपीए में, दरअसल वो हमारी पॉकेट से इसलिए जा रहे हैं कि हमें तो इन्फ्लेशन से भी कम इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक सारे के सारे, तो वहां से भरपाई की जा रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि 135 करोड़ लोग 135 लोगों की भरपाई कर रहे हैं देखा जाए तो। और दुख की बात यह है कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये किन किन के लोन माफ किए गए हैं, एनपीए किस किस के किए गए, वो बताया भी नहीं है कि भाई कौन कौन व्यक्ति हैं जिनके ये सारे के सारे राइट ऑफ किए। भाई जनता को बताओ तो सही, कम से कम जनता के बैंक हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 75% तो वहां से पैसा गया है, तो बताना तो चाहिए भाई कौन लोग हैं ऐसे ब्लैक शीप है जो हमें धोखा दे रहे हैं और सारे के सारे पैसे लूट के ले जा रहे हैं। अब कंपनियां इनकी बैंकरप्ट हो जाती हैं, लेकिन इंडिविजुअली ये सारे महाराजा बने रहते हैं। तो ये बात भी देखने में बिल्कुल आती है, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नुकसान तो बेचारा आम आदमी का होता है, और अगर रसोई के अंदर थोड़ा सा तेल कम डालना पड़े, नमक मिर्च थोड़ा कम डालना पड़े, तो गरीब आदमी डालता है, और वो क्या कर सकता है, मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता। एक दूसरी रिपोर्ट पे आते हैं। अभी की रिपोर्ट ये है आज के बड़े एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर की, कि अमीर और अमीर हो गए और गरीब जो हैं वो और ज्यादा गरीब हो गए हैं। इसमें एक लिस्ट आई है हमारे पास सर, डॉलर बिलियनियर्स की संख्या भारत में 85 से बढ़ के 126 हो गई है, और उनकी टोटल जो संपत्ति है इस टाइम $729 बिलियन हो गई है। सर 126 पीपल आर होल्डिंग $729 बिलियन। इसमें से सबसे ज्यादा संपत्ति जो बढ़ी है, मुकेश अंबानी 21%, गौतम अडानी 106%, ऋषभ प्रेम जी 65%, रमेश दामानी 63%, शिव नादर 26%, फाल्गुनी नायर जो कोई अभी उनका नया बहुत चर्चा में है, नायिका जो है, $7 बिलियन की नेटवर्थ, अभिषेक लोढ़ा 6.73, संजय कपूर 3.66, अशोक राम नारायण 2.71 और राजीव धवन $2.6 बिलियन। सर ये तो कोविड ईयर में तो अमीर और अमीर हो गए सर, गरीब तो गरीब ही रह गया। नयन भाई, ये कैसा भारत है जहां वेल्थ का इतना ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पर आम इंसान तो तरस रहा है। मैं इनकी, मुझे कुछ नहीं है, ये अमीर बनने चाहिए, ये अमीर बनेंगे तो हो सकता है बांट भी देंगे, वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली द इनइक्वालिटी जो बढ़ती है, ऊपर के पास सारी दौलत और नीचे कुछ भी ना हो, तो सर दुख तो होता है ना। दिनेश भाई, आपने और मैंने इनइक्वालिटी पे जो अगले एपिसोड में बात की थी और हमने जिक्र किया था कि 50% लोग जो है वो सिर्फ 150 रुपया पर डे में गुजारा करते हैं। 4,500 रुपया महीने का जो इनकम है वो कहीं 50% ऑफ हमारे इंडियंस है, और रोजी रोटी देखने वाले भी उसमें शामिल होंगे, शायद और भी कहीं शामिल होंगे। तो मुझे उस पर ज़्यादा आपत्ति है। और आपने जैसे कहा कि
अमीर जो अमीर बन रहे हैं कोविड टाइम पे, वो एक बहुत पुराना दस्तूर है कि जब आपदा आती है तो जो रिच है वो और रिच हो जाता है, और हर आपदा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आती है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बटोरे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को धनवान करे। वो अपॉर्चुनिटी में हमेशा एक हड़बड़ी में उनको अपॉर्चुनिटी रहती है जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास पावर है, जिनको कहीं पहचान है, जो कि पावर के करीब है, उन सबको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जबकि एक कोई आपदा हो तो, क्योंकि सबका ध्यान आपदा के प्रति रहता है। और जो हमारे नॉर्मल टाइम के गार्ड्स हैं वो भी कम होते हैं कि भाई अब कोरोना से लड़ो, बाकी की चीज मत फिक्र करो। तो आप हेल्थ केयर के बाकी की हर चीजों से आपका ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है कि जो आपका सबसे ज्यादा अटेंशन पाता है, और उसमें हमेशा रिच लोग और रिच बन जाते हैं। और हमारा, जैसे आपने कहा, कोई भी उससे आपत्ति है ही नहीं कि लोग रिच हो। मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा है कि लोग धनवान बने और इंडियंस ज़्यादा धनवान बन रहे हैं, एक हर एक इंडियन के लिए फ़ख्र की बात है। पर उसके साथ साथ बाकी की जो इनइक्वालिटी है उसको कैसे हम लोग प्लान करें, हमारे जो टॉप पे जो पैसा है उसको कोई तरीके से हम लोग कैसे कोई ऐसे टैक्सेस बनाएं ताकि रिच लोग, जब देखिए आपके 7 बिलियन है तो आपको कहीं थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा देने में आपको अखरेगा नहीं, आपको इतना पेनफुल नहीं होगा। तो कोई ऐसे टैक्सेशन करे ताकि फाइनली टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव एक तो सरकार के लिए पैसे रेज करना है, दूसरा इनइक्वालिटी पे काम करना भी है। तो हमारे यहाँ क्या स्टेट ड्यूटी को हम दोबारा लाएं, क्या हम इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिवली, जो बहुत सुपर रिच है उसके लिए कोई ऐसा नया स्लैब लाए ताकि उनसे पैसा आए जो कि ऐसे कल्याण कामों में काम हो, जो कि गरीबों को डायरेक्ट कोई सब्सिडी मिले, गरीबों को डायरेक्ट कोई अनाज मिले, गरीबों को डायरेक्टली कोई, जब ये इतनी महंगाई चल रही है उसमें कोई रिलीफ मिले। वो मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नए बिलियनर्स आए हैं उनको भी देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने जो गरीब है उसको आंसू पोंछने के लिए कोई अपनी वेल्थ यूज हो, तो मेरे ख्याल से उनकी वेल्थ भी थोड़ी सी बराबर ठिकाने पे लग जाएगी, उनको भी पैसा तो है, साथ में पुण्य भी मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेल्दी और वेल्दी बने, जरूर बने, हमें उससे कोई रश्क नहीं है, लेकिन जो बेचारे नीचे के तबके के लोग हैं जो बिल्कुल गरीब रह गए हैं, उनका भी थोड़ा बहुत सरकार को सोच लेना चाहिए कि उनकी हालत क्या है। जाते जाते आज की खबर है, पिछले हफ्ते में हमने कहा था ओमिक्रॉन अब दरवाजे पे आ गया है, दस्तक दे रहा है, कोरोना फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। इसमें अब कोई शक वाली बात नहीं है कि नेक्स्ट वेव इज जस्ट नॉकिंग योर डोर्स दोस्तों। और यहाँ पे शायद हम कोई एक निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। और पिछले हफ्ते नयन भाई ने ये बात कही भी थी एक्चुअली, जहां बांग्लादेश ने 12 से 18 के लोगों को टीकाकरण कर दिया, बूस्टर डोज दिया, यही 2 दिन पहले पाकिस्तान ने बूस्टर डोज अनाउंस कर दिया 1 जनवरी से। और आज सुबह की न्यूज है, भूटान हैज आल्सो अनाउंस्ड इन साउथ एशिया टू गिव द बूस्टर डोज। मुझे लगता है कि इंडिया को अब स्टेप उठा लेना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ओमिक्रॉन जब दरवाजे पे खड़ा है और खतरा बढ़ता जा रहा है, आज अमेरिका और पूरा यूरोप जो है पूरा ग्रिप में आ चुका है। और जब हमारे पड़ोसी देश साउथ एशिया के अंदर वो इस टाइम अनाउंस कर दिए हैं, तो हम देरी क्यों कर रहे हैं, मेरी ये भी समझ से बाहर है। कोई एक छोटा सा लास्ट 30 सेकंड का कमेंट नयन भाई आपका इसके ऊपर, नहीं, क्या होना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अपने समझ से परे है कि हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यदि सरकार का कोई कंसिडरेशन है तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल है। बहुत हमारे बहुत पास कुछ है। ऐसा नहीं है कि जो बूस्टर डोज लेने के लिए तत्पर लोग नहीं है। मेरे ख्याल से जो 40-45% ने 2 डोज ले लिए हैं, दे आर कीन। इनफैक्ट मुझे तो पता लगता है कि ग्रे मार्केट में अहमदाबाद के और आई एम श्योर इंडिया के कई लोगों ने ऑलरेडी बूस्टर डोज लेना शुरू कर जी दिया। जी 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 खास करके जी। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर में जो काम करते हैं, वो लोग तो अभी सरकार की पॉलिसी का भी वेट नहीं करके अपने आप एक बूस्टर डोज ले ही रहे हैं, 3rd डोज। क्योंकि अभी कुछ एक तो जैसे कहते हैं कि एक जो वेस्टेज के लिए हम लोग डोज बनाते हैं वो तो कभी कभी वेस्ट ही हो जाता है, तो उसकी जगह वो लोग अब यूज करके उसको 3rd डोज के रूप में लेना शुरू कर दिए। तो मैं समझ रहा हूं कि जो लोगों की कैपेबिलिटी में या उनकी मन में आ रहा है वो तो ले ही रहे हैं, पर सरकार की ओर से जब ये शुरू होगा तो हमारे पास यदि डोजेज अवेलेबल है, ओमिक्रॉन आ रहा है, तो नहीं करने का कोई भी कारण नहीं है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज। हम लोग ये चैनल के द्वारा अपील कर रहे हैं,
हमारे चैनल के अपील के द्वारा कहीं कहीं रिजल्ट आए हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये भी सुन के आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि हम लोग दूसरा अपना एपिसोड करें उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव अनाउंस्ड, और हमारे सबके बूस्टर डोज मेरे ख्याल से अगले वीक तक मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी हो ही जाएगी कि हम भी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जब पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया, भूटान ने भी आज अनाउंस कर दिया, तो हमें इतना पीछे नहीं रहना चाहिए। जब हमारे पास ऑलमोस्ट 15-17 करोड़ इस टाइम स्पेयर वैक्सीन पड़ी हुई है जो यूज नहीं हो रही हैं, तो उनका यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा विदा आपसे, और जाने से पहले एक बार फिर से आपको 2022 की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आपके जीवन में बेहतरीन स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो। ये वीनस का साल है, 2022 का 6 नंबर का साल है। मेरी प्रेडिक्शंस 1 से 9 नंबर की ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसके एपिसोड्स भी हैं हमारे चैनल्स के ऊपर, जाइएगा देखिएगा। और हमारी ओर से तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाला वर्ष बहुत अच्छा हो। और नयन भाई, आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप सबको मुबारक हो दिनेश भाई। आपके साथ ये 2021 में अब तक की जो जर्नी कटी हमारी रोजी रोटी में, मेरे ख्याल से हमारे रोजी रोटी देखने वालों को भी इतना ही मज़ा आया होगा जितना हमें मज़ा आया है। मुझे और आपको तो हमेशा ही ये मंडे का इंतज़ार रहता है जब हम रोजी रोटी के द्वारा ऐसी बातें करते हैं जो कि हमारे जहन में रहती हैं। इस वीक में जो सुर्खियों में रहते हैं खबर, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों को अच्छा लगता है। मैं समझ रहा हूँ कि रोजी रोटी वालों को भी पिछले साल में उसका कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, उनको भी एक मज़ा आया होगा देख के जो हमको बोल के आ रहा है। और 2022 में वो जर्नी हम आगे भी जारू रखेंगे, और जो जो हमको लगता है कि इस वीक की सुर्खियों के खबर है उसको आप तक पहुंचाते रहेंगे। एंड आपको नए साल की शुभकामनाएं दिनेश भाई, आपको भी। और हम 2022 में ऐसे ही आगे अपना कार्यक्रम करते रहेंगे और रोजी रोटी वालों को इसके जरिए मिलते रहेंगे। बिल्कुल। और दोस्तों, हमारे करीब करीब इस कार्यक्रम के 7 महीने हो गए हैं लगातार करते हुए। हम सोमवार आपसे मिलते हैं, तो हमें पता भी नहीं लगा कि कार्यक्रम करते करते हमारे 7 महीने करीब करीब समाप्त हो गए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और ये आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के कारण है। इस प्यार और मोहब्बत को बनाए रखिएगा, और हमारी ओर से आप सबको 2022 की शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सबका।